हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो भी जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं, उनका जीएसटी एमसीक्यू का ये लास्ट पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, ये लास्ट है सर। इसके बाद हमारा एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट। तो आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स जीएसटी के पूरे मैराथन्स और बाकी सब चीज़ें ले चुकी है सर। इनकम टैक्स में आपको जितना जीएसटी में जितनी चीज़ें चाहिए सब इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस चैनल में ओवरव्यू करना है, गो थ्रू करना है, सब चीज मिल जाएगा, केस सिनेरियोज एमसीक्यू सब। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट सर। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आज हमारे 12, 13, 14, 15 4 चैप्टर है। चारों चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे सर। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ध्यान देना। बट अच्छा, ये एमसीक्यूज वगैरह की पीडीएफ वगैरह भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा ना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्वेश्चन 1 देखो। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस टू इट्स डिपो लोकेटेड एट a distance of 300 kilometers in a normal cargo, ठीक है। ई-वे बिल इज जनरेटेड एट 0004, ठीक है, 12:04 ऑन 14th मार्च। इट विल एक्सपायर ऑन, कब एक्सपायर होगा भैया? ये नॉर्मल कार्गो है, ठीक। तो नॉर्मल कार्गो एक दिन में कितना किलोमीटर चलता है? 200। तो 2 दिन का हो जाएगा सर, क्योंकि 300 किलोमीटर है तो 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन मतलब ये 14 + 2 16। तो सर ये 12:04 है, तो ये नेक्स्ट डे हो गया। तो नेक्स्ट डे मतलब सर ये 15, 16, 17 हो जाएगा सर। 16, 17 की 12 बजे तक, मिडनाइट तक का टाइम पीरियड रहेगा ई-वे बिल का। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? ये इसकी वैलिडिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अजय ट्रांसपोर्ट अजय प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म सूर्या स्टील प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा हैज ऑर्डर्ड टीएमटी स्टील्स। इसको has ordered TMT steel bars amounting to rupees 5,75,000 excluding GST at the rate of 18% on 1/5/2023, ठीक है, 2:25 p.m. from Kindle Steel registered in Madhya Pradesh, which is at a distance of 650 kilometers from the factory of Surya Steel Private Limited in Haryana. Okay. E-way bill is generated immediately and the validity of the e-way bill is 4 day. Wow, खुद सामने से बता दिया वैलिडिटी वगैरह। तो ये सब कचर कचर हमें करना ही नहीं है। However, due to unforeseen circumstances, Surya Steel Private Limited asked Kindle Steel to cancel the order. अच्छा भैया, 2:25 को ऑर्डर दिया और 3:45 को ऑर्डर कैंसिल करने भी बोल दिया। The goods are still in the warehouse of the Kindle Steel and who has asked its accountant to cancel the e-way bill. So what is the time period within which the e-way bill be cancelled? बाप रे, इतनी पूरी कहानी के बाद ई-वे बिल कब कैंसिल होगा सर? ई-वे बिल कैंसिल करने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड कितना है सर? विद इन 24 आवर्स हमें कैंसिल करना होता है सर। अगला देखो। Style Associates Delhi deals in denim garments has ordered jeans from a super garments in Ludhiana, Punjab, which is 310 kilometers away from its warehouse. E-way bill is generated by the super garments and the order is coming by a normal cargo. ठीक है भाई, तो डिवाइडेड बाय 200 मतलब 2 दिन। हाउ मेनी डेज द ई-वे विल बी वैलिड फ्रॉम द टाइम इट इज जनरेटेड? वेरी सिंपल सर, 2 दिन का टाइम पीरियड, क्योंकि 200 किलोमीटर का लिमिट होता है सर, ठीक है। अगला। Anna Private Limited, registered in Delhi, sell goods to Krishna Chand, registered in Punjab, consignee, a grocery store owner. The consignment contain eggs and fish of the value 50,000, exempt from GST, and corrugated boxes for packaging the eggs and fish of the value 40,000, excluding GST. मतलब इस पे GST है, 50,000 वाले में GST नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है सर, कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगा? एग्जेम्प्टेड तो हम लेते नहीं है सर। तो 40,000 प्लस 18%, ये आ रहा है सर 47,200। वैसे एक मस्त वाली बात बताऊं, चलो ठीक है, 47,200 आ रहा है, बट हम पढ़ के आए सर 50,000 से कम की वैल्यू हो तो ई-वे बिल जनरेट भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर कंसाइनमेंट की वैल्यू पूछा, इसलिए ये बता दी अपन। अगला देखो। एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ई-वे बिल ऑन 12th Feb एट 14, मतलब ठीक है, दोपहर के 2 बजे। इट ट्रांसपोर्टेड ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो 100 ओवर डायमेंशनल कार्गो, एक बार में 20, एक दिन में 20 किलोमीटर्स की कहानी है सर। तो डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 5 डेज आ जाएगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई-वे बिल विल एक्सपायर ऑन 5 डेज की ई-वे बिल की वैलिडिटी है सर, ठीक है। तो 5 डेज 12th Feb से गिनना है सर। तो 12th Feb से हो जाएगा 5 डेज, ये आएगा सर 5 दिन ऐड किया तो 17, 17, 18, मिडनाइट 17, 18 तक पहुंचेगी कहानी सर ई-वे बिल की वैलिडिटी।
समझ आया? आगे बढ़ते हैं, ये ई-वे बिल के तो क्वेश्चन होगा सर। आओ पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ रजिस्टर्ड पार्टी फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स? ये तो बहुत ही सिंपल है सर, 18%। हाउ मेनी ब्रांचेस कैन बी नॉमिनेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच टू कलेक्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी? जीएसटी ओनली वन ब्रांच, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसका एमसीक्यू पढ़ के जाए। जनरली क्या होता है, ये छोटे मोटे पॉइंट हम आखिरी टाइम इररिलेवेंट समझ के नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, ये बहुत इजी है। हाउ मच टाइम डज अ रिसिप्ट फॉर द पेमेंट मेड ऑनलाइन टेक्स टू अपीयर एट द कॉमन पोर्टल? सर इंस्टेंट, ऑनलाइन है, इंस्टेंट। Which of the following shall be discharged first while discharging liability of a taxable person? All the dues of the previous tax period. Yes sir, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में यहाँ पर चेंज करके ऑल ऑफ द अबव दिया था, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चलान्स आर जनरेटेड फॉर ऑल द टैक्सेस, फीस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट एंड अदर पेमेंट टू बी मेड अंडर द जीएसटी रिजिम? कितने टाइप के चलान होते हैं सर? हमने तो एक ही चलान पढ़ा है कि 3 टाइप के चलान पढ़ा है? याद आ रही है कहानी थोड़ी सी? तो हमने तो सर एक ही चलान पढ़ा है, सिंगल चलान। अगला देखो, सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन व्हिच रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज? तो सर आईटीसी है। आईटीसी को हम किसके लिए यूज करेंगे? टैक्स के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, which type of number is created for every successful चालान generated by the taxpayer to identify the चालान? चालान को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा जनरेट होता है? CPIN। ये स्टूडेंट, हर स्टूडेंट पढ़ता है इसको रेगुलर क्लासेस में, बट अच्छा है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने लायक है, एग्जाम में पूछने लायक भी है। और टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द टीसीएस required to be collected by the e-commerce operator. A supplier sold goods through e-commerce operator 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो हमें तो सर एक्सक्लूडिंग देखना होता है। 1 लाख हो गया वैल्यू, आउट ऑफ विच 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो मतलब इस पे भी 18% जीएसटी इंक्लूडेड होगा, मतलब 20,000 का गुड्स विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर, तो इसमें से 20,000 माइनस कर लो, 80,000 का गुड्स हो गया, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि भैया टीसीएस की कहानी है, तो टीसीएस कितना होगा? तो टीसीएस तो हमारा सर 800 हो जाएगा, 80,000 इंटू 1% कर लो सर। आगे देख तो, मिस्टर पी लोकेटेड इन गुजरात एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज टू अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दमन ब्रांच। सर एक गुजरात, एक दमन ब्रांच, ठीक है। इन दिस केस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस तो डिडक्ट करेंगे सर, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 51 वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 2,50,000। तो एक है दमन की ब्रांच, एक है गुजरात की ब्रांच, दो अलग अलग ब्रांच हो गए सर। तो इस केस में जो टीडीएस होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो नहीं होगा सर, आईजीएसटी होगा सर, क्योंकि अलग अलग स्टेट हो गए सर, एक यूनियन टेरिटरी हो गई और एक तो स्टेट हो गया गुजरात, ठीक है। अंडर द जीएसटी लॉ हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय द सप्लायर? कौन कलेक्ट करेगा? तो कौन कलेक्ट करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। और कौन कलेक्ट करता है? टीसीएस। अगला देखो, net value of taxable supply for the purpose of TCS under section 52 of the CGST Act exclude, क्या exclude करते हैं भाई? जीएसटी के टैक्सेस एक्सक्लूड करते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज, ये भी एक्सक्लूड कर देते हैं। जो गुड्स रिटर्न हुआ है ये भी एक्सक्लूड कर देते हैं। लो भाई, ऑप्शन तो डी हो जाएगा। व्हेन टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, टैक्स कब रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड नहीं है? तो ये 2 लाख वाली लिमिट ही नहीं है, 2.5 लाख वाली लिमिट है, बट 2.5 लाख में एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है सर, ठीक है। आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन में, कृष्णा उद्योग स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन महाराष्ट्र हैज प्रोवाइडेड फैब्रिक वर्थ 2,80,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 12% फ्रॉम तलवार फैब्रिक्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा इंटरस्टेट। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टीडीएस कृषि उद्योग इज लायबल टू डिडक्ट व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू तलवार फैब्रिक्स। तो आपसे सर क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सर टीडीएस की अमाउंट, तो सर टीडीएस कितना हो जाएगा सर? 2% हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट है ना, खुद ही तो बताया सर। तो सर 2,80,000, 2,80,000 इसका 2%,
5600 सर, इतने का टीडीएस। अच्छा, ये क्वेश्चन एक एक बार प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, इनकेस अगर एग्जाम में आ गया तो मस्त है, एक एक मार्क्स तो मिल जाएगा, या दो दो मार्क्स का आ गया तो दो दो मार्क्स मिल जाएगा। अगला देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 3,54,000, 3 लाख फॉर द वैल्यू ऑफ सर्विस, 54,000 फॉर द जीएसटी, जीएसटी छोड़ दो, टू अ सप्लायर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंटिंग, कैलकुलेट टीडीएस। अब टीडीएस की बात है सर, एक बात ठीक है, ठीक है, तो जीएसटी में सॉरी टीडीएस डिडक्ट करने की बात है सर, तो टीडीएस कितना डिडक्ट होगा सर? 2%, 6,000। आगे बढ़ते हैं, स्टार फुटवेयर जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं होता, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन मेरे को पसंद है, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट है। स्टार फुटवेयर, a registered seller from Maharashtra, has received an order of shoes from unregistered wholesaler from Odisha, एक महाराष्ट्र एक उड़ीसा, through a e-commerce site zamba.com, amounted to rupees 37,500 exclusive of GST. Star Footwear gave 10% discount at the time of supply to the wholesaler, ठीक है, and received 37,800, ठीक है। What is the amount of tax that will be collected by the e-commerce operator? आपसे पूछ रहे सर कितना टैक्स कलेक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो सर ये जो 37,800 है, ठीक है, ये इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है भाई, स्टार फुटवेयर वाला है जो आगे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो टैक्स कितना कलेक्ट करेगा बोल रहा है ना सर, तो वैल्यू एट द टाइम टू द होलसेलर इतना है 37,800। अब इस पे सर जीएसटी इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी वाले अमाउंट पे टीसीएस नहीं होता, तो आप क्या करो, जीएसटी सर 12% आपको पहले ही बताया है सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1112 इंटू 100 कर लो सर, क्योंकि हमें बिना जीएसटी के अमाउंट पता करना है सर। तो ये 37,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये आ रहा है सर 33,750, इतनी वैल्यू का सप्लाई किया है टू द होलसेलर। तो उस केस में इतनी वैल्यू पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सर टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब इस पे कितना परसेंट सर, इस पे 1%, तो 1% कितना हो जाएगा सर, इसका 1% ये आ रहा है सर 337.50। समझ आया? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे को ये क्वेश्चन पर्सनली इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि दो अमाउंट दिए, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है सर, ठीक है, कंफ्यूज हो सकता है, ठीक। स्टूडेंट के कंफ्यूज होने के बेहद चांसेस हैं, हाँ, कंफ्यूज होने के चांसेस तो हैं। और मेरे को ना इसके अमाउंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, बाकी देखते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, the provision of section 51 relating to TDS are applicable only to such authorities or board or any other body set up by the parliament or state legislative or established under the government in which -% of more participation, ये तो 51 है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सर। अगला, फ्लोरेट ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र सेल्स फ्लोरल ज्वेलरी वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर zibil.com. Ajay placed an order of 10 sets of floral jewelry in different colors, each costing 5,000. GST at the rate 18% not included on 20th May 2023. तो एक सेट 5,000 का, 10 सेट हो गए 50,000 के, ठीक है। However, he returned 2 set back, तो 2 into 5 मतलब 10,000 का रिटर्न किया, तो बचा कितना 40,000। In accordance with the exchange policy of zibil.com, determine the value of supply on which the zibil could collect TCS, कितने पे सर 40,000 रिटर्न करने के बाद बचा, तो इसका 1% कितना हो जाएगा 4,000। अच्छा, हमसे टीसीएस के अमाउंट नहीं पूछा, हमसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा 40,000। आया समझ? अगला देखो, एट विच पॉइंट ऑफ टाइम टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, पेमेंट टू सप्लायर।
What is the due date of payment of TDS? सर 10th of the next 10th of the succeeding month. समझ आया? ये हमारा TDS TCS कंप्लीट हुआ. अब रिटर्न वाला लास्ट, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा MCQ. ठीक है, देखो सर, RR Stationery, dealer of wholesaler and retail stationery items, are registered under QRMP scheme in the GST for the financial year 23-24. He has opted for the fixed sum payment method. Fixed sum payment method मतलब याद है 35% वाली कहानी. ठीक है. And tax paid in cash 10,000 in April, 12,000 in May, 7,000 in June, July. ठीक है भाई. Okay. Now RR Stationery want to deposit for the month of July. ठीक है. अंडर QRMP स्कीम, फिक्स सम पेमेंट मेथड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिपॉजिटेड. तो सर तीनों टैक्स को ऐड कर लो और इसका 35% कर लो. वैसे तो आप अलग अलग भी देख सकते हो, बट तीनों को ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर CGST SGST अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड करो और इसका 35%, मतलब 29,000 का 35%, ये आ जाएगा 10,150. समझ आया? अगला देखो, Kalim and Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Its application for cancellation of GST registration was approved with effect from 4th September by the proper officer by passing an order on the same on 14th September. तो 4th या 14 दोनों में whichever is later से 3 महीना हमारे पास टाइम है सर. ठीक है, फाइनल रिटर्न फाइल करने के लिए तो 3 महीने का टाइम है. तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सर, 14 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है. आगे देखो सर, Mr. Rishabh Gaba, registered under GST in Delhi, had a turnover of 75 lakh in the previous year. He has registered himself under composition scheme in GST as his project is sale to be below 1.5 crore in the forthcoming year and all the sale will take place within Delhi. ये तो composition scheme वाला आदमी है. He has deposited his tax quarterly. He want to file the return annually. एनुअली तो सर इसकी कंपोजिशन वालों की क्या होती है, GSTR 4 होती है. अगला देखो, ABC Limited supplied taxable goods at a list of price of 1,53,000 to PQR Limited. Considering that these goods are of brittle nature, PQR Limited has asked for an appropriate packing of the same to avoid breakage during transportation. ABC Limited additionally charged 5,500 towards packaging charges. ABC Limited has also decided subsidy of 2,800 per item from the state government on the sale of such item. ठीक है. Determine the value of supply assuming that cash discount is allowed at the rate of 2.5% of the list price. अब देखो सर, ये सब्सिडी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, ना ही प्राइस लिंक बोला है, ना ही ऑलरेडी एडजस्टेड बोला है, कुछ भी नहीं बोला है. अब अगर कुछ नहीं बोलता है ना, तो उस केस में क्वेश्चन में ये मान लेना चाहिए कि सब्सिडी एडजस्ट हो चुकी है, हमें कुछ नहीं करना है. तो ये सर 1,53,000 है. 1,53,000 इसमें माइनस कर लो सर, पहले तो 2.5% का डिस्काउंट, माइनस 2.5% का डिस्काउंट, फिर प्लस कर लो सर 5,500, प्लस कर लो 5,500, तो ये आ जाएगा सर 154,675. समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, Nirman Industries, registered in Faridabad, Haryana, has purchased goods from 3 suppliers registered in Delhi and 2 suppliers registered in Punjab. One supplier from Delhi failed to file his GSTR 1 on time, assuming no supplier has opted for QRMP scheme. Now Nirman Industry want to evaluate its tax payable in cash for the subject month and check whether the company has failed to file their GSTR 1 to calculate available input tax credit. Which form should be used? Which form should Nirman Industry check to calculate avail? कुछ words missing लग रहे हैं. To calculate avail and eligible input tax credit. तो सर एक बात समझो, सामने वाले ने GSTR 1 में नहीं डाला, तो वो मुझे कहाँ जाके चेक करना पड़ेगा सर? GSTR 2B में चेक करना पड़ेगा सर, मंथली के बेसिस में चेक करना पड़ेगा कि सर कौन पर्सन ने जो क्या बोलते हैं आउटवर्ड की डिटेल नहीं डाली, जिसके कारण मुझे क्रेडिट नहीं मिल रही है. ठीक है, आगे देखो, शुभम ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन मेघालय. इट्स टर्नओवर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 4.95 करोड़. ठीक है. While filing its GSTR 1 for the current financial year, the accountant is preparing the HSN summary but is unaware of the number of digit. ठीक है सर, 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे,
HSN कोड कितना, 6 डिजिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न इज, ये तो अब भी पढ़ के आए सर, 3 months। मिस्टर रितेश runs an e-commerce website Flipover and he has registered himself as an e-commerce operator under GST in Delhi. Being an e-commerce operator, Flipover need to furnish the detail of the supplier on which it has collected TCS. Okay, TCS के लिए GSTR क्या है, GSTR 8 होता है सर। अगला देखो, Jayanti Candles and Company registered in Maharashtra supplies commercial grade candles to its customers pan India. On 24th August 2023, its accountant received a call from a customer in Odisha that its GSTR 2B has not reflected a bill dated on 22 April 2023 till now. अच्छा भाई, सामने वाले अकाउंटेंट ने फोन करके बोला भैया मेरे क्रेडिट में नहीं दिख रहा है, तो सर इसने GSTR 1 इनएडवर्टेडली एंटर्ड किया था सर। ठीक है, गलत तरीके से एंटर किया था, तो उसके कारण 2B में उसके रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो बोल रहे सर इन विच रिटर्न के अंदर बिल भी अमेंडेड। अब बिल कब अमेंड हो सकता है सर, जब अगस्त में GSTR 1 डालेगा तो अमेंड कर लेना भाई। अगस्त के GSTR 1 में ही तो अमेंड कर पाएगा, और कब कर पाएगा सर। ठीक है, क्योंकि अप्रैल वाला टाइम तो निकल गया। While filing GSTR 3B of the taxable person registered in GST, which of the following need not be mentioned in the form GSTR 3B? 3B में क्या नहीं आएगा, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ये आता है, इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं आती सर, इनवॉइस वाइज डिटेल तो GSTR 1 में जाती है सर। पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ये आता है, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ये सब हमें पता चलता है सर। आई बात समझ, ये मैंने आपके GST के पूरे क्वेश्चंस करवा दिए, आई होप समझ आया होगा। प्रैक्टिस करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब सर। ठीक है, इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, कई सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।